लेक्चर नंबर 54 पार्ट 1 इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग दो ही क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन वो लेक्चर इतना लंबा इसीलिए हो गया था क्योंकि एक पॉइंट मिस कर गया था मैं उसके पहले लेक्चर में कि जब अकाउंटिंग कर रहे हो डी मर्जर विथ बिजनेस सीसीटी में, तो उसमें हम लोग सारा चीज़ मॉडिफाइड का ही लेंगे। बिजनेस विथ सीसीटी वाला ही सारा स्टेप्स मिलेंगे मॉडिफाइड का, लेकिन इस मॉडिफाइड का एक स्टेप को चेंज कर देंगे। इसमें रिवर्स एक्विजिशन, इसमें हम लोग रिजर्व्स लेते थे, तो लेकिन जब डी मर्जर विथ बिजनेस सीसीटी है तो उसमें रिजर्व हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले एक नए टॉपिक का जिसका नाम है रिवर्स एक्विजिशन। ओके, और ये जो टॉपिक है वो इंड एस 103 का सबसे बड़ा टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है। इस बार सारा छोटा टॉपिक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? रिवर्स एक्विजिशन। ओके, पहले जो हमारा नॉर्मल ओरिजिनल बिजनेस एक्विजिशन होता था, तो उस टाइम क्या होता था कि ए कंपनी बी को खरीद रहा होता था, तो ये इसको पीसी देता था और पेरेंट कौन बनता था? ए। ओके, फिर पर है बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर सीसीटी, तो ए कंपनी का ही एक सब्सिडियरी दूसरे सब्सिडियरी को खरीदता था। ठीक है, तो पीसी ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन पेरेंट कौन होता था? ये। तो इसका पैसा कहीं और गया लेकिन पेरेंट यही रहा। नॉर्मल बिजनेस भी इसका पैसा कहीं और गया और पेरेंट ये रहा। फिर आया डी मर्जर्ड विथ बिजनेस सीसीटी, उसमें एक कंपनी का कोई 5-6 डिवीज़न था, उसमें एक डिवीज़न निकल गया, तो ये जो डिवीज़न जो निकला है वो पैसा इसको दिया। भले ही पीसी इधर आया, लेकिन ओनर कौन बना? यही बना, क्योंकि इसका जो मेजर शेयर होल्डर था यही होता था। तो चाहे पीसी इधर से, पीसी यहाँ से इधर जा रहा था, पीसी ऐसे करके इधर जा रहा था, ओनर ये बन रहा था। जो पैसा दे रहा था वही ओनर बन रहा था। ट्रू, लेकिन जब डी मर्जिंग विद बिजनेस सीसीटी पर है, उसमें पैसा ये दे रहा है, पैसा ये दे रहा है, लेकिन ओनर कौन बन रहा है? ये। ओनर इसको बनना था लेकिन बन ये गया। ठीक है, तो जो पैसा दे रहा था उसको ओनर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पैसा ये दे रहा है लेकिन ओनर ये बन रहा है, तो ये उल्टा था। अब इससे भी एक और उल्टा चीज़ है जिसको कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। उसमें ये आदमी इसको पैसा देगा, लेकिन ओनर ये न, हाँ, ये आदमी इसको पैसा देगा, ये इसको पैसा देगा, लेकिन ये ओनर ना बन के ये ओनर बनेगा। जो पैसा दे रहा है वो ओनर ना बन रहा है, मतलब जो खरीद रहा है वो खुद वो ओनर ना बन के जो बेच रहा है वो ओनर बन जा रहा है, मतलब खुद अपने आप को बेचा और खुद ओनर बन गया। तो ये सेम केस एक तरीके से हो जाएगा जब डी मर्जर विद बिजनेस सीसीटी है। ये सेम केस सिर्फ सुनने में लग रहा है, लेकिन जब अकाउंटिंग करोगे तो दैट इज टोटली डिफरेंट। तो इसको कोई भी चीज़ में तुम कंसिडर मत कर, मतलब उसके साथ कंपेयर या फिर रिलेट मत करना। ठीक है, तो जनरल चीज़ यही था ना कि जो आदमी पैसा देगा वो ओनर बनेगा। ट्रू, लेकिन दो जगह ऐसा पढ़े जो आदमी पैसा दे रहा है वो ओनर ना बन के जो बिक रहा है वही ओनर बन गया। ट्रू, लाइक फॉर एग्जांपल डी मर्जिंग विद बिजनेस सीसीटी में ये बिक रहा था, पैसा ये दे रहा था, लेकिन ओनर खुद ये बन गया। वही रिवर्स एक्विजिशन में होगा कि पैसा ये देगा, यहाँ से यहाँ पैसा आएगा, बिक ये रहा है, लेकिन ओनर कौन बन रहा है? ये, ना कि ये। ओके, परफेक्ट। तो भाई ये कैसे होता है? डी मर्जिंग विद बिजनेस सीसीटी तो हमको समझ में आता है कि वो उसमें कैसे होता है, लेकिन रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देख मेरे भाई, एक कंपनी था ए, दूसरा कंपनी था बी, दोनों अलग अलग कंपनी था। तो ये अपना एसएफएस बना रहा था, ये अपना एसएफएस बना रहा था। ए के पास 100 शेयर था अपना, बी के पास 100 शेयर था अपना। ठीक है, एक दिन क्या सोचा कि चलो हम लोग बी को खरीद लेते हैं, ए खरीदेगा बी को। तो ए पीसी दिया बी को, ये इसको पैसा दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है? बोल रहा है कि हम तुमको 200 शेयर देंगे। इसका पहले से शॉर्ट 100 शेयर इशू किए हुए था, अब 200 शेयर इशू कर रहा है क्योंकि इसको खरीदना है। ये शेयर देगा तो ये बिजनेस अपने आप को देगा। ठीक है, तो ये 200 शेयर इसको दिया और ये इसको खरीद लिया। चलो ठीक है भाई, ये पैसा दिया है तो ओनर कौन बनेगा? ए। ठीक है, ए बनेगा ओनर। अगर कोई कंपनी खरीदा गया है तो ये ए पेरेंट बना और बी सब्सिडियरी बना। ट्रू, तो जो कंपनी में पेरेंट और सब्सिडियरी है उसमें पेरेंट सीएफएस बनाता है, कंसोलिडेटेड। तो चलो ठीक है, ए सीएफएस बनाने गया, तो ए जब सीएफएस बनाया तो उसमें इक्विटी में जब पार्ट में लिखेगा तो लिखेगा ओन इक्विटी, जो उसका पहले से था वो 100 शेयर था। फिर वो और शेयर इशू किया, कितना? 200 शेयर इशू किया। तो टोटल कितना शेयर इशू किए हुए? 300 शेयर। ठीक है भाई, इक्विटी में 300 शेयर इशू किए हुए मान लिए। लेकिन एक बात बताओ,
ये जो 300 शेयर्स में है, ये जो 300 शेयर इशू किया हुआ है उसमें से कितना शेयर ए के पास है, जो पेरेंट कंपनी है उसके पास कितना शेयर है? वो बोलेगा कि 300 शेयर में से मेरे पास तो 100 ही शेयर है, 200 शेयर का मालिक तो बी है। ट्रू, क्योंकि यही इतना इसको अलॉट किया था। तो आउट ऑफ 300 शेयर 200 शेयर बी के पास है। तो एक बात बताओ, आउट ऑफ 300 शेयर जब 200 शेयर एक सब्सिडियरी के पास है, तो इसमें पेरेंट कौन हुआ? पेरेंट कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा स्टेक होता है। तो टोटल शेयर्स में से ज़्यादा स्टेक तो तुम्हारा सब्सिडियरी के पास है, तो सब्सिडियरी हुआ ही नहीं, वो तो तुम्हारा पेरेंट है भाई। है समझ में? भले ही ए इसको पैसा दिया था, ए इसको परचेज कंसिडरेशन दिया, ए इसको 200 शेयर दिया, ट्रू, लेकिन ओनर कौन बना? ये बना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा शेयर आ गया। है समझ में? पैसा ये दिया, लेकिन जो पैसा दिया वो ओनर ना बन के दूसरा कंपनी ओनर बन गया जो खरीदा रहा था। है समझ में? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग रिवर्स एक्विजिशन। ओके, तो तुम बोलोगे भाई तो डीमर्जर विद बिजनेस सीसीटी और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कॉन्सेप्ट में नहीं है, डिफरेंस है तुम्हारा डिफरेंस कॉन्सेप्ट में एक तरीके से अभी हम क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट में है कि नहीं। दोनों में जो पैसा दे रहा है वो ओनर न बन के जो खरीदा रहा है, जो बिक रहा है, वो ओनर बन जा रहा है। लेकिन डीमर्जर विद बिजनेस सीसीटी में क्या होता था? ओनर इसलिए बनता था, ये कंपनी जो बिक रहा होता है वो ओनर इसलिए बनता था क्योंकि ओनरशिप ज़्यादा ओनरशिप उसके पास चला जाता था। तो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है भाई। रिवर्स एक्विजिशन में ज़्यादा ओनरशिप चला जा रहा है, डीमर्जर में भी ज़्यादा ओनरशिप चला जा रहा था। डीमर्जर विद बिजनेस सीसीटी में चला जाता है, डीमर्जर विदाउट बिजनेस सीसीटी तो नॉर्मल था, वो तो था ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, दूसरा ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन डीमर्जर विद बिजनेस सीसीटी और रिवर्स एक्विजिशन में दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट इसलिए सेम है क्योंकि पहला पॉइंट कि जो बिक रहा है वो ओनर बन जा रहा है। ओनर इसलिए बन रहा है क्योंकि शेयर्स उसके पास ज़्यादा आ जा रहा है, उसके पास स्टेक ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, लेकिन अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट होगा, पूरा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या डिफरेंट होगा भाई? देखते हैं। जो ओरिजिनल 6 स्टेप था उसमें ओरिजिनल जो कॉम्बिनेशन होता था नॉर्मल वाला वो 6 स्टेप्स होता था, लेकिन जहाँ कॉम्बिनेशन विथ सीसीटी हो रहा है, दैट इज कॉमन ट्रांजैक्शन में अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो मॉडिफाइड 6 स्टेप लेते थे। वहीं पे जब डीमर्जर विथ बिजनेस सीसीटी होता था तो मॉडिफाइड ही लेते थे, लेकिन एक डिफरेंस होता था रिजर्व का। ट्रू, तो समझ में आ गया कि भाई सीसीटी और डीमर्जर विथ सीसीटी में ये मॉडिफाइड स्टार है। ट्रू, लेकिन जब तुम रिवर्स एक्विजिशन का जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो वो कोई रिलेशन नहीं है इसका मॉडिफाइड अकाउंटिंग से, कोई रिलेशन नहीं। ये जो रिवर्स एक्विजिशन होगा उसका टोटल अकाउंटिंग ओरिजिनल से ही होगा। जो ओरिजिनल में 6 स्टेप हुआ करता था कि स्टेप 1, स्टेप 2 पीसी सब कुछ नॉर्मल, स्टेप 4 आईएनए फेयर वैल्यू पे ना कि फेस वैल्यू पे, सब कुछ नॉर्मल, उसमें सारा एसेट और लायबिलिटी लेते थे, रिजर्व से कोई मतलब नहीं। स्टेप 5 में एनसीआई लेते थे और स्टेप 6 में गुडविल लेते थे ना कि कैपिटल रिजर्व। ओरिजिनल जो 6 स्टेप था, तो जो रिवर्स एक्विजिशन है ना वो ओरिजिनल की तरह है, एकदम सेम है उसकी तरह, लेकिन सिर्फ इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें है डिफरेंस, 2 डिफरेंस है बस। ओरिजिनल का 2 डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ओरिजिनल में हम लोग स्टेप 3 में पीसी निकालते थे नॉर्मली, लेकिन इसका जो पीसी होगा वो अलग पीसी निकालेंगे हम लोग, वो टोटली डिफरेंट होगा। और ओरिजिनल में स्टेप 5 में हम लोग एनसीआई निकालते थे, लेकिन जब इस रिवर्स एक्विजिशन का बात कर रहे हैं तो स्टेप 5 में एनसीआई हम लोग नहीं निकालेंगे। ओके, चलो ठीक है। अभी अकाउंटिंग में कंफ्यूज मत हो कि कैसे याद रहेगा, लास्ट में हिंट दे देंगे। अच्छा खासा समरी है मेरे पास, सब कुछ रफ कॉपी में बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो हम लोग रिवर्स एक्विजिशन का अकाउंटिंग शुरू करते हैं। ट्रू, ओके। तो तुम आ जाओ यहाँ पे, क्या उसको कहते हैं, पेज नंबर 119 कॉपी में। वहाँ तुम देखोगे कि जब हम क्या बोले थे कि रिवर्स एक्विजिशन का अकाउंटिंग एकदम सेम होगा किसकी तरह? ओरिजिनल अकाउंटिंग की तरह। 2 डिफरेंस है पीसी और एनसीआई में, और सब तो सेम होना चाहिए। हाँ भाई सेम होना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था आइडेंटिफाइंग द अक्वायर्ड। तो जब आइडेंटिफाइंग द अक्वायर्ड करोगे तो उस टाइम तुम देखोगे कि भाई एक्चुअल में ए खरीद रहा है बी को, ये इसके पास जा रहा है लीगली, लेकिन एक्चुअल इन सब्सटेंस कौन खरीद रहा है? बी खरीद रहा है ए को, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर बी बन रहा है, ओनर बी बन रहा है। ऑन बुक्स ए इसको खरीदा, लेकिन एक्चुअल इन सब्सटेंस कौन खरीदा? बी इसको खरीदा। ट्रू, तो जब आइडेंटिफाई द अक्वायर्ड करोगे तो 2 पार्ट बनाओगे, एक लीगल अक्वायर्ड और एक अकाउंटिंग अक्वायर्ड।
तो जब लीगल देखोगे तो उसमें पता चलेगा जो दिख रहा था कि हाँ ए खरीद रहा है, ए शेयर्स दे रहा है, ए पीसी दे रहा है, तो लीगल एक्वायरर वो बनेगा। लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है? बी, जिसके पास ज़्यादा स्टेक आ गया है। तो हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग एक्वायरर के नीचे बी और लीगल एक्वायरर के नीचे ए। आगे का जितना भी स्टेप बनेगा वो अकाउंटिंग एक्वायरर को लेके बनेगा। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी, इन सब्सटेंस, एक्चुअल ओनरशिप किसके पास है? बी के पास है। तो जो भी एक्विजिशन का जो भी अकाउंटिंग होगा वो होगा हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर को लेके, ना कि लीगल एक्वायरर। उसको पूरा इग्नोर मार दो, ठीक है, पूरा इग्नोर मार दिए। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है डेट ऑफ एक्विजिशन। ओरिजिनल अकाउंटिंग चल रहा है ना, तो स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन डाल दो। ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों सेम ही ओरिजिनल की तरह, आइडेंटिफाइंग द एक्वायर्ड, हम लोग वैसे ही एक्वायर्ड किए, आइडेंटिफाई किए। स्टेप 3 पीसी, ओरिजिनल और तुम्हारा रिवर्स एक्विजिशन में यही पहला डिफरेंस आता है पीसी का। इसमें पीसी अलग ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं? ये जो पीसी ढूंढना होता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीसी। हम लोग ढूंढना है, आइडेंटिफाइंग द अकाउंटिंग पीसी, ठीक है। अकाउंटिंग पीसी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे भाई? अकाउंटिंग पीसी को ढूंढा जाएगा 3 स्टेप में, स्टेप 1, 2 एंड 3 में, ठीक है। चलो बताते हैं। पहला स्टेप में हम लोग ढूंढते हैं टोटल शेयर टू एग्जिस्ट इन मार्केट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायर्ड आफ्टर रिवर्स एक्विजिशन। इसका मतलब क्या? हम लोगों को एक्स नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है, इतना नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है विच विल इशू इन मार्केट ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायर्ड आफ्टर एक्विजिशन। इन रियलिटी ए बी को खरीदा है, लेकिन सॉरी, इन रियलिटी इन बुक्स, इन ऑन बुक्स ए बी को खरीदा, लेकिन एक्चुअल में तो बी ए को खरीदा है। तो हम लोग पहला स्टेप में ये ढूंढते हैं कि जैसे कि हम लोग मान रहे हैं कि बी खरीदा ए को, तो अगर एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन, अगर हम लोग ऐसा सही, अगर बुक्स में ऐसा ना होता कि ए बी को खरीद रहा है, एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन होता कि बी ए को खरीद रहा है, इतना रिवर्स का कोई माथा झमेला नहीं होता। तो जब बी अगर ए को खरीदता तो ए को खरीदने के बाद बी के पास कितना शेयर बचता, मतलब कितना शेयर बचता नहीं, कितना शेयर्स होता। पहले से बी के पास कुछ शेयर होगा, उसका जैसे ए को वो खरीदा तो शेयर्स में ही खरीदा होगा, तो कितना शेयर इशू किया होगा और इसके पास पहले से कितना शेयर था, ये दोनों को हमको ऐड करके स्टेप 1 में पहले हमको वैल्यू ढूंढना है। तो स्टेप 1 में क्या वैल्यू ढूंढना है कि पहले से इसके पास कितना शेयर था। स्टेप 1 में हमको ये ढूंढना है कि टोटल कितना शेयर्स हो जाएगा आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर और परचेज और कितना शेयर इशू किया, ये दोनों का मिला के स्टेप 1 में हमको वैल्यू ढूंढना है। तो स्टेप 1 में तुमको वैल्यू ढूंढने के लिए तुमको क्या करना होगा? बहुत ईजी है। क्या ईजी है भाई? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, बी के पास पहले से कितना शेयर है वो ले लो, डिवाइडेड बाई उसको कितना स्टेक मेंटेन करना है। हमारे क्वेश्चन में वो मेजर शेयर होल्डर बन रहा था बी, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल दें कि ए के पास हाँ अपना एग्जांपल था कि 100 शेयर ए के पास था, 200 और दिया, ठीक है। तो 100 और 200 300 शेयर, तो 300 शेयर्स में से बी के पास कितना परसेंट आ गया? 60% आ गया, और ए के पास 40%। ट्रू। तो इससे बी एक्चुअल एक्वायर्ड बना, और इसी को लेके हम लोग अब अकाउंटिंग पीसी ढूंढ रहे हैं। अकाउंटिंग पीसी में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में हम ये ढूंढते हैं कि द अमाउंट ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय अकाउंटिंग एक्वायर्ड आफ्टर एक्विजिशन सच दैट कि ये एक्चुअल ओनर दिखे, ये एक्चुअल ओनर दिखे। कैसे भाई? कि हम अभी हम कैसे तुमको समझाए, पूरा कोई एक वर्ड नहीं मिल रहा क्योंकि सर एक वर्ड नहीं दिए इसके ऊपर। मेरा भी गलती कि हम वर्ड ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्या हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं अकाउंटिंग पीसी का, कि अकाउंटिंग पीसी हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं। देख भाई, एक्चुअल में 200 शेयर ए इशू किया है एस पीसी बी को, तो पीसी तो है वो 200 शेयर है, लेकिन वो लीगली है, वो ऑन द बुक्स है। एक्चुअल में तो बी ओनर है, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से एक इमेजिनरी नंबर ढूंढ रहे हैं, एक इमेजिनरी थिंग सोच रहे हैं कि अगर ये सिंपल ट्रांजैक्शन होता है कि बी ए को खरीदा है, ठीक है, तो जब बी ए को खरीदा तो बी इसको इशू किया होगा शेयर्स, सही बात है, और इसको शेयर इशू करने के बाद ए इसके पास आ गया होगा, तो बी का शेयर्स और ए का शेयर जब ऐड करोगे तो इसमें मेजर स्टेक होल्डर बी होना चाहिए। नॉर्मल अकाउंटिंग में हम लोग क्या सीखे थे कि ए अगर बी को खरीद रहा है, जो पैसा दे रहा है वो ओनर बनेगा। हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि
हम लोग ये मान के चलते हैं कि रिवर्स एक्विजिशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये है कि इसमें जो इन सब्सटेंस हुआ है, बी खरीद रहा है, तो ये सोच के हम ये ढूंढ रहे हैं हम लोग कि जब बी खरीदा होगा उसको ए को, तो इसके पास जितना टोटल नंबर जब शेयर्स आ गया होगा, एक अपना शेयर्स और जितना शेयर इशू किया होगा, तो हमको पहले तो ये ढूंढना है कि टोटल शेयर्स कितना हो गया होगा इसके पास। क्यों ढूंढना है? क्योंकि फिर से बोल रहे हैं भाई, हम सब मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, शांत। अकाउंटिंग पीसी हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? स्टेप 3 में अकाउंटिंग पीसी हम लोग क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल पीसी तो 200 शेयर था, वो ना लेके दूसरा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये इमेजिनरी सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि बी खरीद रहा है ए को, और जब कोई आदमी किसी को पैसा देगा तो ओनर बी बने, मतलब बी अगर पैसा देगा तो ओनर बी बनना चाहिए। तो पैसा देने के बाद, यानी शेयर्स देने के बाद, इसके पास एक अपना शेयर्स और पीसी का शेयर्स दोनों हो जाएगा। लेकिन स्टिल इतना शेयर्स में से इसका जो मेजर स्टेक होल्डर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, क्योंकि यही पैसा दिया है तो ओनर यही होना चाहिए। ट्रू, एकदम ट्रू। तो हमको ये ढूंढना है कि हम कितना शेयर इशू करें एसपीसी कि हम ओनर बने रहें। ओके, ओनर बनने के लिए बी को कितना शेयर्स चाहिए था? 60%। सच बात है, क्योंकि जब रिवर्स एक्विजिशन हुआ तो जब ए सी एफ एस बनाया तो बी के पास 60% था, तभी वो इन सब्सटेंस वो ओनर बना। तो हमको बी को 60% का शेयर होल्डर बनाना है। ओके, ये बात दिमाग में रखो। तो हम कितना शेयर इशू करें कि बी कितना शेयर इशू करे एस पी सी कि वो 60% शेयर होल्डर बना रहे और ए खरीदा जाए और ए के पास सिर्फ 40% शेयर हो। तो ये कैसे ढूंढेंगे भाई? ढूंढने के लिए नॉर्मल चीज़ है, पहले देखो कि बी के पास शेयर कितना है। तो बी के पास बोल रहा है कि बी के पास पहले से शेयर है 100 गो शेयर है बी के पास, ठीक है भाई, मान लिए कि बी के पास पहले से 100 शेयर है, लेकिन बोल रहा है कि बी को 60% शेयर होल्डर भी बनना है। समझ गया? तो एक बात बताओ, अगर बी के पास 100 शेयर है और उसको 60% शेयर होल्डर बनना है टोटल किसी एक्स नंबर का, दैट इज 100 शेयर प्लस पीसी इक्वल टू सम नंबर, इस नंबर का 60% 100 शेयर होना चाहिए। ट्रू। तो ये नंबर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? 100/60% करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना अमाउंट है। तो ये पता चल गया कि इसका 60% ये आ जाएगा। ये अमाउंट तुमको पता चल गया कि हाँ भाई टोटल इतना शेयर्स होना चाहिए। तो जब इसको और इसको में से 100 माइनस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इतना शेयर तुमको इशू करना है। बस वही करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग ढूंढते हैं कि टोटल शेयर्स कितना होना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर्स था इसके पास 100 डिवाइडेड बाई जितना स्टेक इसको मेंटेन करना है वो, तो इसको डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना टोटल शेयर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो वो जब पता चल गया तो स्टेप 1 में तुमको ये पता चल गया। स्टेप 2 में तुमको क्या करना है कि कितना पीसी इशू करना है। उसको ढूंढने के लिए क्या करोगे, जो स्टेप 1 में ढूंढने थे वो माइनस जितना इसके पास एग्जिस्टिंग शेयर था, तो तुमको पीसी पता चल जाएगा। ट्रू। स्टेप 2 में तुमको पता चला कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है। लेकिन हम लोग स्टेप 3 में क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग कि अमाउंट ऑफ पीसी। हमको तो पता चला नंबर ऑफ शेयर्स, तो पीसी नंबर ऑफ शेयर्स में भी दे सकते हैं, लेकिन हमको पीसी हर वक्त अमाउंट में देना होगा। तो स्टेप 3 बनाएंगे, जो हमको नंबर ऑफ शेयर्स पीसी की तरह इशू करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर से। तो जितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है इनटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन किसका शेयर भाई? पीसी कौन दे रहा है? बी दे रहा है, तो बी का शेयर का फेयर वैल्यू। तो 3 वो स्टेप क्या हुआ? स्टेप 1 टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय स्टेक टू बी मेंटेन्ड, वो निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ शेयर किसका? इन सब्सटेंस अक्वायरर का, दैट इज अकाउंटिंग अक्वायरर का नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय स्टेक टू मेंटेन। स्टेप 1। स्टेप 2 में जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आया है वो माइनस जितना नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास था पहले से, किसके पास? अकाउंटिंग अक्वायरर के पास। तो पता चल जाएगा कि कितना शेयर्स इशू करना है पीसी, ठीक है। तो तुमको इस पार्ट 2 में तुमको पता चलेगा कि कितना शेयर इशू करना है, लेकिन कितना का करना है उसको स्टेप 3 में ढूंढना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो पार्ट 2 में ढूंढे वो मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरर। तो तुमको अकाउंटिंग पीसी पता चल जाएगा। वेरी इजी। स्टेप 1 में अक्वायरर, आइडेंटिफाई अक्वायरर, स्टेप 2 डीओए और स्टेप 3 में अकाउंटिंग पीसी। ओके, सब कुछ ओरिजिनल अकाउंटिंग की तरह ही चल रहा था, लेकिन स्टेप 3 में जो पीसी का बोले थे, पीसी का चेंज, कि ओरिजिनल में अलग पीसी था, इसमें अकाउंटिंग पीसी आएगा, तो वो बता दिए। स्टेप 4 होता है आईएनए। तो ओरिजिनल आईएनए क्या था? नॉर्मल आईएनए @ फेयर वैल्यू, सेलर का सारा सामान और एसेट लायबिलिटी।
तो बस वो भी वही इसमें स्टेप 4 बनेगा। स्टेप 5, उसमें था स्टेप 5 एनसीआई ढूंढते थे, लेकिन जब रिवर्स एक्विजिशन होगा क्या बोले थे कि इसमें स्टेप 5 हम लोग एनसीआई नहीं लेंगे। स्टेप 6 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जीबीपी, ओरिजिनल में गुडविल जीबीपी करते थे, इसमें भी रिवर्स एक्विजिशन में गुडविल जीबीपी करेंगे। वेरी इजी। ओरिजिनल में 6 स्टेप होता था, हम लोग रिवर्स मॉडिफिकेशन में भी 6 स्टेप करेंगे, सिर्फ 2 डिफरेंस। स्टेप 3 में जो पीसी होगा वो इसमें अकाउंटिंग पीसी ढूंढेंगे। स्टेप 5 में जो हम लोग एनसीआई ढूंढ रहे थे इसमें नहीं ढूंढेंगे। बस पूरा का पूरा तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कुछ इसमें खास नहीं है। ओके, परफेक्ट, आ गया समझ में? ठीक है भाई, क्लीन एंड क्लियर। ओके फाइन। तो एक बात बताओ, अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा भाई इतना सारा बात बता दिया तुम, तो उसको अगर एक समरी पेज समरी में अगर हम बोलें तो वो समरी तुमको पता है कहाँ दिखेगा? वो लेक्चर नंबर 53 पार्ट 2 का जो रफ कॉपी है उसका जब एंड पे आओगे तो 54.1 करके राइट हैंड साइड पेज में हम बनाए हुए हैं क्या ट्रिक याद करने का। जो सबसे पहले ओरिजिनल आया, फिर उसके बाद सीसीटी आया, फिर डी मर्जर विद सीसीटी आया, फिर रिवर्स एक्विजिशन आया। ओरिजिनल और रिवर्स एक्विजिशन को एक पास ले आओ और सीसीटी और डी मर्जर विद सीसीटी को एक साथ ले आओ। ठीक है, ओरिजिनल और रिवर्स एक्विजिशन को एक पास लाओ। ओरिजिनल में 6 स्टेप था, रिवर्स एक्विजिशन में भी 6 स्टेप है, सारा ओरिजिनल का ही है, लेकिन सिर्फ 2 डिफरेंस है। क्या कि पीसी अलग आएगा, अकाउंटिंग पीसी आएगा और एनसीआई नहीं आएगा। ट्रू, ई ओरिजिनल हुआ और रिवर्स एक्विजिशन का ओरिजिनल स्टार आया। ओरिजिनल स्टार में 2 डिफरेंस है दोनों में से, तुमको समझ में आ गया? अब ई ओरिजिनल का बात कर दिए और रिवर्स का बात कर दिए। इसमें क्या था? सीसीटी और तुम्हारा ये क्या उसको कहते हैं, डी मर्जर विद सीसीटी। तो सीसीटी आता था तो मॉडिफाइड अकाउंटिंग करते थे, ओरिजिनल में ओरिजिनल का पूरा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग 6 स्टेप। ठीक है, डी मर्जर भी सीसीटी होता था तो इसमें सीसीटी का क्या करते थे कि सारा मॉडिफिकेशन का ही बात लेते थे, लेकिन मॉडिफिकेशन में सब कुछ, मॉडिफिकेशन में जो आईएनए था वो उसमें रिजर्व लेते थे। जब ये डी मर्जर वाला बात करेंगे तो इसमें जो आईएनए होगा उसमें रिजर्व हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। ओके परफेक्ट। अब हम लोग अपने लेक्चर में हैं। अब हम लोग आगे का एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 42। तुम 42 जब बनाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हम समझाए हैं। कुछ उसमें खास नहीं है, अकाउंटिंग पीसी निकालना है जैसे तुमको बताए भी किए थे। इसमें क्या था, इस इलस्ट्रेशन में तुम सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन बनाने का तरीका जो होता है, जब रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले तुमको क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले पहला काम है तुमको क्वेश्चन ढूंढने, सबसे पहले तुमको क्या काम होता है? वाइल डूइंग द क्वेश्चन, रफ कॉपी में लिखा हुआ है लेक्चर 54 पार्ट 1 के राइट हैंड साइड में। वाइल डूइंग द क्वेश्चन हम लोग 2 स्टेप से क्वेश्चन बनाते हैं। पहला स्टेप जब रिवर्स एक्विजिशन का जो क्वेश्चन है तो उसमें पहला स्टेप हम लोग चेक करेंगे क्या क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन का है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे भाई कि क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन का है कि नहीं? बहुत ईजी है भाई, कि याद करो क्या बोले थे, ए का एसएफएस बनाए, बी का एसएफएस बनाए, फिर ए बी को खरीदा तो फिर ए पेरेंट बन गया, तो फिर उसका सीएफएस बनाए। तब जब पता किए तब पता चला कि हमको बी के पास कितना शेयर होल्डिंग आया और ए के पास कितना हुआ। तो अगर जो खरीदाया है उसके पास अगर ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो जाता था तो रिवर्स एक्विजिशन। तो पहला स्टेप में हम लोग ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर देंगे कि रिवर्स कैलकुलेशन है कि नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे तुमको पता चलता है 2 चीज़। पहला चीज़ तुमको पता चलता है कि पहला चीज़ तुमको क्या पता चलता है कि रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है कि नहीं, और दूसरा चीज़ जो अकाउंटिंग एक्वायर्ड है जैसे बी, तो उसका स्टेक कितना है वो तुमको पता चलेगा अगर रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि कितना स्टेक मिला, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है मेरे भाई क्योंकि जब रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन कैलकुलेशन करोगे तो स्टेप 3 में जब पीसी अकाउंटिंग पीसी ढूंढोगे तो अकाउंटिंग पीसी का जो स्टेप 1 है उसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायर्ड डिवाइडेड बाय स्टेक टू बी मेंटेन। तो जो स्टेक टू बी मेंटेन है वो इसी कैलकुलेशन से आएगा। कौन सा कैलकुलेशन से कि ए अलग बी अलग फिर ए का पेरेंट ऐसे करके, समझे? तो इन ऑफिशियल लैंग्वेज इसको कहा जाता है कि जो स्टेक होता है, स्टेक ढूंढा जाता है लीगल एक्वायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए का बी का जब एक साथ किए तो सीएफएस किसका बनाए थे? ए का, क्योंकि हमको लग रहा था कि ए मालिक है। लीगल एक्वायर्ड ऑन द बुक्स तो ए ही मालिक है, लेकिन इन सब्सटेंस बी मालिक है। तो लेकिन ट्रू, ये जो स्टेक का जो परसेंट आया वो कौन से कैलकुलेशन से आया? लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेक टू बी मेंटेन हमको लीगल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हर वक्त एकदम अच्छा से इसको याद रखना।
जब भी रिवर्स कैलकुलेशन एक्विजिशन का क्वेश्चन है तो पहले दो चीज़ तुमको एकदम दिमाग में रखना है। पहला चीज़ कि पहले देख लो कि रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है कि नहीं, और कितना % स्टेक मेंटेन करना है। और इस पे इतना फोकस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे भाई जब आगे क्वेश्चन है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम % स्टेक कहाँ से निकालें, क्या कैसे करें वो। ओके, वेरी इजी। ओके, फिर बैलेंस शीट। अब इलस्ट्रेशन 42 में तुम 6 स्टेप से तो तुम अकाउंटिंग कर दोगे, वेरी इजी। लेकिन एक और चीज़ बोला है कि तुमको बैलेंस शीट ढूंढ के देना है, बैलेंस शीट बना के देना है। किसका? जो अकाउंटिंग एक्वायर्ड है उसका। बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग एक्वायर्ड का बैलेंस शीट बना के दो, लेकिन हमको तो पता है इन सब्सटेंस कौन एक्वायर्ड है। तो जो बैलेंस शीट बनेगा वो किसके बुक्स में बनेगा, और जो CFS होगा वो किसके बुक्स में बनेगा। तो अकाउंटिंग एक्वायर्ड कौन था? बी। भले ही ए खरीद रहा है लेकिन बी अकाउंटिंग एक्वायर्ड है। तो पेरेंट कौन बन गया? बी बन गया। ऑन बुक्स ए पेरेंट है और बी का सामान आना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी बी के पास सारा ए का सामान आएगा और बी पेरेंट है। तो ए CFS में बनाएगा, बी CFS बनाएगा। तो बी अपना CFS में बैलेंस शीट बनाएगा। और बैलेंस शीट बनाने का तुमको तरीका पता ही है कि यहाँ पे पेरेंट का सारा कैरिंग अमाउंट लो। तो यहाँ पेरेंट कौन है? ऑन बुक्स ए पेरेंट है, लेकिन इन सब्सटेंस कौन पेरेंट है? बी है। और सारा अकाउंटिंग किसका होगा? बी का। तो बी का हम लोग कैरिंग अमाउंट पे लेंगे। सेलर जो है उसका फेयर वैल्यू पे लेते हैं। इन ऑन बुक्स सेलर कौन है? बी, लेकिन एक्चुअल में ए। तो सारा अकाउंटिंग हम लोग सेलर का जो होगा ए का करेंगे। तो सेलर का सारा सामान हम लोग फेयर वैल्यू पे ले लेंगे। फिर उसके बाद देखना है गुडविल GBP, और उसका हमको अकाउंटिंग करना है, वो कर देंगे। उसके बाद फिर NCI है कि नहीं वो देख लेंगे। तो यहाँ पे तो अपना रिवर्स एक्विजिशन में स्टेप 5 था ही नहीं, तो NCI कुछ होगा ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग डिफर्ड टैक्स और सबका देखना है, जो उसके बाद है वो सब कर देंगे। तो वैसे तुम्हारा बैलेंस शीट बन जाएगा आराम से। तो रिवर्स एक्विजिशन का बैलेंस शीट भी तुम नॉर्मल ओरिजिनल बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ 2 बात याद रखना है, सारा अकाउंटिंग जो बुक्स में अकाउंटिंग होगा वो इन सब्सटेंस को लेके बात होता है। तो इन सब्सटेंस कौन था? बी, अकाउंटिंग एक्वायर्ड। तो सारा अकाउंटिंग उसी के बुक्स में होगा। बट 2 चीज़ का तुमको ध्यान रखना जब बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट का जो नाम होगा वो होगा लीगल एक्वायर्ड के नाम पे, बैलेंस शीट ऑफ ए। भले ही इन द बुक्स ऑफ बी बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट ऑफ ए लिखाएगा, पहला बात। दूसरा बात कि बैलेंस शीट का जब नोट्स टू अकाउंट दोगे ना, तो उसमें तुमको एक डिस्क्लोजर देना है। क्या डिस्क्लोजर देना है? कि जो लीगल एक्वायर्ड है ए, उसके बुक्स में कितना इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। मतलब उसके बुक्स इन द सेंस कि जो लीगल शेयर्स कितना होना चाहिए लीगल एक्वायर्ड के बुक्स में। तो लीगल एक्वायर्ड ए था, तो ए के पास अपना शेयर था 100, ऊपर से 200 शेयर वो इशू किया था। तो वही तुमको लिखना होगा कि लीगल एक्वायर्ड के पास 300 शेयर होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बस लिखने के लिए है, अकाउंट डिस्क्लोजर पर्पस। लेकिन अकाउंटिंग सारा बी का होगा और बुक्स ऑफ बी में होगा। ओके, बस इसको याद रखना और तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। बाय बाय।